ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। बेटे याद रखना आपने हमेशा, जो ओपन एंड है ना, ओपन एंड, जो पाइप का ओपन एंड है, ओपन एंड के ऊपर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हैव फ्रीडम ऑफ मोशन। एयर मॉलिक्यूल्स हैव फ्रीडम ऑफ मोशन, क्योंकि ओपन एंड होगा तो एयर मॉलिक्यूल इजीली बाहर निकल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मोशन। तो बेटे आपने याद रखना है कि हमेशा ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड बनेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स, एंटी नोड याद रखना है आपने। और बेटे जो क्लोज एंड है, क्लोज एंड, क्लोज एंड, बेटे जो क्लोज एंड होता है वहां पर जाके एयर मॉलिक्यूल की मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो क्लोज एंड है। तो बेटे यहां पर हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड। और बेटे अगर एयर मॉलिक्यूल्स की मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो यहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स बनेंगे, दीज आर कॉल्ड नोड्स। क्योंकि आपको पता है स्टेशनरी वेव हमेशा नोड्स और एंटी नोड्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो आपने याद रखना है कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड के ऊपर नोड बनेगा। जिस तरह बेटे कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेच स्ट्रिंग के, इसी तरह बेटे अब हम डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस की बात करेंगे स्टेशनरी वेव के अंदर। बच्चों हमारे पास सपोज करें, मैं यहां पर अगेन कल की तरह ही एक और टेबल बनाने जा रहा हूं। आपने बेटे से मेरी बात को बेटे समझना है। बेटे यहां पर मैं आपसे कहता हूं मोड, सबसे पहले मैं लिखता हूं मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन और फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स मतलब सीक्वेंस, सेगमेंट्स। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा जिसका मतलब है एन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हार्मोनिक भी वन है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो यहाँ पे हार्मोनिक भी टू है, यहाँ पे थर्ड है तो हार्मोनिक भी थ्री है, और फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा तो आपने एन की जगह फोर पुट कर देना है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास फिगर, कि अगर हमारे पास बोथ एंड ओपन पाइप होगा तो क्या होगा। पहले हम बोथ एंड ओपन पाइप को डिस्कस करते हैं। बेटे बोथ एंड ओपन पाइप में ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम है जिसको आप बोलेंगे लेंथ ऑफ पाइप। सब में मैं सेम लेंथ वाले पाइप बनाता हूं, सारी फिगर्स के अंदर सेम लेंथ वाले पाइप। सब में अगर आप देखें तो मैंने सेम लेंथ वाले पाइप बनाए हैं। बेटे जब मैं बोलूंगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में पैटर्न कुछ यूं होगा इस तरह का। अगर आप देखें ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड बन रहे हैं। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो हमारा पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा, लाइक दिस। ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये वाली थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में बेटे क्या होगा हमारे पास, इस तरह का पैटर्न बनेगा, दिस इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। और ये लास्ट वाली फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन है बेटे, इसमें हमारे पास पैटर्न ऐसे आएगा, लाइक दिस, इस तरह का पैटर्न होगा। ये फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है, ये थर्ड मोड है और ये फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अंडरस्टैंड। अच्छा तो बेटे आपको वो बताएगा जी फर्स्ट मोड है, सेकंड मोड है या थर्ड मोड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब बेटे यहां पर मैं लिखता हूं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे आप। फ्रीक्वेंसी निकालने का जनरल फॉर्मूला है एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाय टू एल। ये एन सबस्क्रिप्ट में है, एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाय टू एल। इसमें ये एन क्या है, हार्मोनिक। मैं आपको बोलूंगा बोथ एंड ओपन एंड की फर्स्ट हार्मोनिक है, तो आप एन की जगह वन पुट करेंगे। जब आप एन की जगह वन पुट करेंगे तो एफ वन क्या आएगा, वी बाय टू एल, वी बाय टू। ओके। देखें बच्चों इसमें ये जो v है ना, ये वाला v, ये v बेसिकली इसमें क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। इसमें ये v स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि एयर कॉलम के अंदर हम साउंड के जरिए स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें ये v स्पीड ऑफ। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग।
स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर ये जो v था ये स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग था। यहां पर हमने एयर कॉलम में साउंड के जरिए स्टेशनरी पैटर्न बन रहा है, तो इसमें ये v स्पीड ऑफ साउंड है एयर कॉलम के अंदर। और बेटे इसमें ये जो l है ये क्या है, दिस l इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। कल वाले टॉपिक में ये l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था, आज वाले में ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम है या लेंथ ऑफ पाइप है। तो बेटे यहां से जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F1 इज इक्वल टू V ओवर L। बेटे जब मैं सेकंड मोड की बात करूंगा तो इस n की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो F2 क्या आ जाएगा 2V/2L। और बेटे V/2L किसके इक्वल होता है, F1 के। तो बेटे यहां आ जाएगा 2F1, ठीक है। और बेटे जब मैं इस n की जगह 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे F3 आ जाएगा, और F3 हमारे पास किसके इक्वल होगा 3V/2L, और V/2L किसके इक्वल होगा F1 के। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3F1। और जब मैं यहां पर n की जगह 4 पुट करूंगा तो बेटे F4 कितना आ जाएगा 4V/2L, और V/2L किसके इक्वल है 4F1। तो बेटे इसका मतलब है हमारे पास एक जर्नल सीक्वेंस बन गया, जो Fn होता है वो NF1 होता है। मतलब ये पहली वाली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इफ यू नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यू कैन कैलकुलेट एनी फ्रीक्वेंसी। लेट अस सपोज, जिस तरह मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपको एक मार्कर की कीमत पता है तो आप 1000 मार्कर की कीमत भी निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग n, ठीक है। सो इफ यू नाउ द प्राइस ऑफ अ सिंगल आइटम यू कैन फाइंड द प्राइस ऑफ 1000 ऑफ आइटम्स, ठीक है। अच्छा, और बेटा इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इन एयर कॉलम, तो बेटे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए आपको साउंड की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम करना पड़ेगा। जितना छोटा एयर कॉलम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, आपके पास एक छोटा पाइप है, आपके पास एक बड़ा पाइप है, बड़े पाइप की लेंथ ज्यादा है, आप बड़े पाइप को भी दीवार पे मारें, छोटे पाइप को भी दीवार पे मारें, आपको दोनों में से डिफरेंट साउंड्स की आवाजें आएंगी। क्यों? जो छोटे लेंथ का पाइप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आपको एक श्रिल आवाज आए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब आवाज की पिच ज्यादा होगी, आपको एक ग्रेव साउंड आएगी, ग्रेव थोड़ी भारी आवाज आएगी। जिस तरह श्रिल और ग्रेव साउंड में फर्क यह है कि मेरी आवाज ग्रेव है और जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज श्रिल होती है। आवाज का ग्रेव होना या श्रिल होना पिच ऑफ साउंड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप डिफरेंट लेंथ के पाइप को दीवार पे मार के देखें, जो सबसे कम लेंथ का पाइप होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसी तरह बेटे इस टेबल के साथ साथ, और इसमें ये जो n है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। बेटे इसी के साथ हम वेवलेंथ वाले कॉलम की तरफ चलते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं वेवलेंथ। वेवलेंथ बेटे वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n। लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n। बेटे जब मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट हार्मोनिक है तो आप इस n की जगह 1 पुट कर देंगे तो लैम्डा 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 इज 2L। लैम्डा 2 किसके इक्वल आएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, 2L/2। तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा L। यहां पर क्या आएगा लैम्डा 3, इस n की जगह 3 आ जाएगा, 2L/3। और यहां पे लैम्डा 4 किसके इक्वल आएगा, सॉरी यहां पे आएगा हाँ जी 2L/3, और यहां पर आएगा 2L/4 विच इज इक्वल टू L/2, ठीक है। बेटे अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट, जिस तरह मैंने कल, अगर आपको याद हो, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ आई वांट टू इंक्रीज द वेवलेंथ, तो बेटे वेवलेंथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के इनवर्स है। जितनी नंबर ऑफ लूप ज्यादा होंगी वेवलेंथ कम होगी, और जितनी नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब जब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो बेटे ये टेबल आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद मैं आपको लेके जाने वाला हूं। ये वाला जो टेबल है इसमें अगर आप देखें तो ये बोथ हैंड ओपन पाइप है।
ये बोथ एंड ओपन पाइप का टेबल है। मैं इसको रेज करने लगा हूं, काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी स्टूडेंट, क्लोज एंड पाइप का मतलब क्या है कि पाइप का भी एक एंड क्लोज है। अभी जो हमने पहले अभी डिस्कस किया उसमें बोथ एंड पाइप था। अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पाइप का एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है। ये फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है, ये थर्ड मोड है और ये फोर्थ मोड है। अगर आप देखें तो तीनों में पाइप की लेंथ एक जितनी है। फर्स्ट मोड में क्या होगा, आपके पास इस तरह की फिगर बनेगी, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनता है। ये क्लोज मतलब देखें बेटे, दोनों एंड कभी क्लोज नहीं हो सकते। अगर दोनों एंड क्लोज होंगे तो साउंड अंदर जाएगी कैसे? तो वन एंड क्लोज या वन एंड ओपन का एक ही मतलब है। अच्छा बेटे, इस वाले में क्या होगा, अगर आप देखें इस वाले में हमारे पास फिगर कुछ यूं आएगी ऐसे। ये सेकंड मोड है, सेकंड मोड। और बेटे ये वाला हमारे पास दिस इज। सर अगर दोनों एंड ओपन हो फिर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो केस से बेटे अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप दोबारा एक्सप्लेन करिए। हाँ बेटे, मैं ये कह रहा था कि दोनों एंड क्लोज वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। दोनों एंड क्लोज वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बोथ एंड क्लोज होंगे तो साउंड अंदर कैसे जाएगी? अगर साउंड अंदर नहीं जाएगी तो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी कैसे? सही सही, ओके सर। अच्छा जी, तो बेटे ये थर्ड मोड है और ये क्लोज एंड पाइप का फोर्थ मोड है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपने बेटे इसमें एक बात याद रखनी है। जब मैं बोलूंगा ना फर्स्ट मोड तो आप एन की जगह वन लिख देंगे। जब मैं बोलूंगा सेकंड मोड तो आपने एन की जगह टू नहीं, एन की जगह थ्री लिखना है, सेकंड ऑड नंबर। जब मैं बोलूंगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन तो आपने एन की जगह थर्ड ऑड नंबर लिखना है। आप बोलेंगे सर ऑड नंबर क्यों आएगा? मैं आपको उसकी रीजन बताता हूं। वाला पॉइंट क्या है, दिस इज एंटी नोड एंड नोड। नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बाय 4। ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये भी नोड है और ये एंटी नोड है। तो एंटी नोड से नोड, एंटी नोड से नोड, एंटी नोड से नोड, ये 3 लैम्डा बाय 4 बनेंगे, 3। यहां पर आएगा 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है। तो आपने याद रखना है क्लोज एंड पाइप में जब मैं बोलूंगा सेकंड मोड तो आपने सेकंड ऑड नंबर पुट करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया है। ठीक है। और जब मैं आपसे कहूंगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो यहां पे 5 लैम्डा बाय 4 आएगा। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपने हार्मोनिक की जगह 5 लिखना है। और फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन में फोर्थ ऑर्डर नंबर क्या होता है, 7। आपने यहां पर 7 लिखना है। अच्छा, और बेटे यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, लेकिन जहां पर 2 आता है ना 2, वहां पर 4 आ जाएगा। ये पूरा प्रूव है, मैं आपको प्रूव नहीं करवा रहा क्योंकि आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है टेस्ट में। आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर बोथ एंड ओपन पाइप है तो V/2L है। अगर क्लोज एंड पाइप है तो जहां पे 2 आ रहा है वहां पर 4 आ जाएगा। और यहां पर इधर ये फॉर्मूला आएगा 4L/N। बोथ एंड ओपन में 2L/N है, यहां पर क्या आ जाएगा, 4L/N। अब बेटे जब मैं बोलूंगा फर्स्ट मोड तो F1 किसके इक्वल होगा बताएं? V/2L नहीं, V/4L। क्लोज एंड पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है। और
जब मैं बोलूंगा सेकंड मोड तो F2 किसके इक्वल आएगा, 3V/4L। तो V/4L बताएं क्या होता है, V/4L इज इक्वल टू F1। अब फंडामेंटल V/4L है, तो F2 2F1 नहीं आ रहा है, F2 3F1 आ रहा है। और F3 कैसे निकालेंगे, F3 इज इक्वल टू N की जगह 5 आएगा। अब थर्ड ऑर्डर नंबर आपके पास किसके इक्वल है, F1, 5F1। और F4 किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, F4 इज इक्वल टू 7V/2L, 7V/4L। और बेटे V/4L किसके इक्वल है, F1 के, 7F1। तो बेटे यहां से आप, ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया था बोथ एंड ओपन के लिए। तो बेटे अगर क्लोज एंड पाइप होगा ना, क्लोज एंड पाइप, तो क्लोज्ड एंड पाइप के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है NF1। लेकिन इसमें जो N है वो 1 2 3 नहीं है, इसमें N 1 3 5 और सो ऑन। तो जब मैं बोलूंगा फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज एंड पाइप, तो बेटे आपने क्लोज एंड पाइप में फोर मोड का मतलब है फोर्थ ऑड नंबर, तो फोर्थ ऑड नंबर 7 है। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटे हम लोग चलते हैं वेवलेंथ की तरफ, वेवलेंथ की बात करते हैं, लैम्डा। तो बेटे जब मैं वेवलेंथ की बात करूंगा फर्स्ट मोड में λ1 क्या आएगा, 4L। λ2 क्या आएगा, λ2 इज इक्वल टू 4L/3। λ3 क्या आएगा, 4L/5। और λ4 क्या आएगा, 4L/7। तो बेटे इस टेबल का भी काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने आपको दोनों सेपरेट टेबल बना के दिए, मैंने आपको 3 टेबल्स बना के दिए, एक स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का, एक स्टेशनरी वेव इन बोथ एंड ओपन पाइप का, एक स्टेशनरी वेव इन वन एंड क्लोज पाइप का। ये आप कर लें, फिर मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चंस करवाने लगा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, बताएं जी बोथ एंड ओपन पाइप में क्या होता है। अगर आपको याद हो, आपने बोथ एंड ओपन पाइप पढ़ा, बोथ एंड ओपन पाइप में ओपन एंड पे हमेशा क्या बनते हैं, एंटी नोड्स, और ये क्या है, नोड। तो बोथ एंड ओपन पाइप में एंटी नोड नोड से ज्यादा होते हैं हमेशा। अगर कल वाला केस आपको याद हो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, उसमें नोड ज्यादा थे एंटी नोड से, लेकिन यहां पर एंटी नोड नोड से ज्यादा है अगर बोथ एंड ओपन पाइप हो। अगर क्लोज एंड पाइप हो, तो क्लोज एंड पाइप में अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, एक नोड और एक एंटी नोड। क्लोज एंड पाइप में एंटी नोड और नोड बराबर होते हैं। अगर आप इसमें देखें तो 2 नोड 2 एंटी नोड, किसी भी मोड में देख लें। तो ये 3 MCQ आपको बता रहा हूं। स्ट्रेच स्ट्रिंग में नोड्स ज्यादा होते हैं, नोड्स, स्ट्रेच स्ट्रिंग में नोड्स ज्यादा होते हैं, नोड्स। बोथ एंड ओपन पाइप में एंटी नोड ज्यादा होते हैं, और क्लोज एंड पाइप में एंटी नोड नोड के बराबर होते हैं। अब बेटे मैं कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, उससे पहले मैं इसको रेस करने लगा हूं। हाँ जी वन एंड क्लोज करने कितने नोड ज्यादा होते हैं? बेटे क्लोज एंड में नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं, बोथ एंड ओपन में एंटी नोड ज्यादा होते हैं। कल बताया था स्ट्रेच स्ट्रिंग में नोड ज्यादा होते हैं। अगर आप स्ट्रेच स्ट्रिंग वाली कोई भी एग्जांपल देखें तो उसमें नोड ज्यादा है एंटी नोड से। हाँ जी, पहला सवाल बेटे मैं आपसे पूछ रहा हूं, काइंडली इसकी स्टेटमेंट लिखिएगा। रेशियो ऑफ थर्ड मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड पाइप, रेशियो ऑफ थर्ड मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड पाइप टू बोथ एंड ओपन पाइप। रेशियो ऑफ थर्ड मोड फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ थर्ड मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड पाइप टू बोथ एंड ओपन पाइप। अल्फा ऑप्शन है 3:5, बीटा ऑप्शन है 5:6, चार्ली ऑप्शन है 5:3, डेल्टा ऑप्शन है 6:5। मेरा सवाल ये, रेशियो ऑफ द थर्ड मोड ऑफ क्लोज एंड पाइप,
रेशियो ऑफ द थर्ड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड पाइप टू बोथ एंड ओपन पाइप। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ थर्ड मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज एंड पाइप टू बोथ एंड ओपन पाइप। आपने थर्ड मोड की, हाँ जी, जो बच्चे 5:3 मुझे बता रहे हैं वो उन सब बच्चों का आंसर गलत है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें 5:3 लगा के आए हुए थे, लेकिन आंसर 5:3 नहीं है। जरा देखिएगा, जब मैं क्लोज एंड पाइप का F3 निकालूंगा तो क्लोज एंड पाइप में N की जगह, ये देखें F3 कितना है, 5V/4L, 5V/4L, N की जगह 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा F3 से बोथ एंड ओपन का, तो बोथ एंड ओपन का F3 होगा 3V/2L। अब आप चेक करें जरा, V/L से क्या हो जाएगा, कैंसल, 5/4 और ये 3/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2/3। ऐसी है ना बेटे, ये 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। आंसर इज 5:6। बेटा राइट ऑप्शन इज बीटा। आंसर 5:3 तब होता अगर यहां पर भी V/2L होता, यहां पर भी V/2L होता। समझ आ रही बेटे बात की? तो इस तरह के रेशो बेस्ड क्वेश्चन बेटे आपने याद रखने। एक और क्वेश्चन बेटे बोल रहा हूं, ये भी जरा लिख लें। अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड, लिखें जरा जल्दी से, पास पेपर का एक सवाल है। अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड कंटेनिंग एयर, a tube closed at one end containing air produce fundamental mode of 200 hertz, produce fundamental mode of 200 hertz। tube open at both ends, tube open at both ends, tube open at both ends have fundamental frequency of, tube open at both ends will have fundamental frequency of। इसमें है 200 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज और 600 हर्ट्ज। हाँ जी बताएं, मैंने आपसे पूछा है जो क्लोज एंड पाइप है, क्लोज एंड, F1 इज इक्वल टू V/4L, V/4L जो है वो 200 हर्ट्ज है। अगर क्लोज एंड पाइप की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है तो ओपन एंड पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, सिर्फ 400 होगी। शाबाश, वेरी गुड। V/2L, बोथ एंड ओपन की फ्रीक्वेंसी V/4 नहीं V/2L होती है। तो अगर V/4L 200 है तो V/2L 400 नहीं होगा। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगा? देखें, V/4L अगर 200 है तो V/2L का मतलब क्या है? V/2L का मतलब, V/4L को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, तो ये 2 जाके 200 से मल्टीप्लाई होगा, तो V/2L कितना आ जाएगा? 400। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है? यहां से ये प्रूव हो रहा है कि बोथ एंड ओपन की फ्रीक्वेंसी डबल है। बोथ एंड ओपन की फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल होती है क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी से। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ एंड ओपन पाइप, ये बोथ एंड ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी है। बोथ एंड ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल होती है पाइप से, और वेवलेंथ इसकी ऑपोजिट होगी, वेवलेंथ क्लोज एंड की ज्यादा होगी। समझ आ रही है बेटे मेरी बात की? तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आपने करने हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक और चीज बताता हूं, जरा सुनिएगा। आपकी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल है ना, इन टॉपिक से रेलिवेंट, आप काइंडली उनको भी किया करें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ है कि आपकी बुक के न्यूमेरिकल की एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई हुई थी, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके।
तो प्रैक्टिस के लिए आप इनके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये भी पास पेपर का सवाल है, मैं आपको करवा देता हूं। बेटे हमारे पास एक बोथ एंड ओपन पाइप है, हमारे पास एक बोथ एंड ओपन पाइप है। उस बोथ एंड ओपन पाइप के अंदर इस तरह स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटे मैं बोलता हूं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V/2L, V/2L, ठीक है, और इस पाइप की लेंथ है L। अगर पाइप को आधा पानी से भर दूं, अगर मैं इस वाले एंड को क्लोज कर दूं और इस पानी को मैं आधा किससे भर दूं, इस पाइप को मैं आधा किससे भर दूं, पानी से। जब मैं इसको आधा पानी से भरूंगा ना, तो बेटे जो वेव्स है ना वो यहां से आके इस एंड से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब पैटर्न यूं बनेगा ऐसे, क्योंकि क्लोज एंड हो गया। अब मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V/4L या V/2L ही रहेगी? शाबाश, V/2L ही रहेगी। जिन्होंने बोला है V/2L रहेगी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो लेंथ पहले से आधी नहीं होगी, आधे वाले हिस्से में तो पानी है, लेंथ भी पहले से आधी होगी L/2। अब क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, V/4, लेकिन यहां पर L की जगह क्या आएगा बताएं, L/2। जब यहां पे L/2 आएगा तो ये 2 4 से कैंसिल होकर दोबारा V/2L ही बन जाएगा, सेम आ जाएगा आंसर। तो ये भी पास पेपर का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन था, ये बच्चों से नहीं हुआ था। तो अगर मेरे पास एक पाइप है, अगर मैं उसको हाफ वाटर से फिल्ड कर दूं, तो जब मैं हाफ फिल्ड करूंगा तो फ्रीक्वेंसी तो V/4L होगी, लेकिन लेंथ भी तो आधी हुई है ना, तो आंसर सेम आ जाएगा हमारे पास। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं सारा बोर्ड एक ही दफा रेज करूंगा और हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डोपलर इफेक्ट, और अगले 20 मिनट हम उसके ऊपर बात करेंगे। यस स्टूडेंट, हमारे पास है टॉपिक जिसका नाम है डोपलर इफेक्ट। डोपलर्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डोपलर इफेक्ट ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू डोपलर्स, डोपलर्स ये कहता है कि व्हेन ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, ड्यू टू relative motion of source of sound and observer change in frequency occurs। बेटे एक एग्जांपल है मेरे पास आपको समझाने के लिए। मस्जिद में अजान हो रही है और आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आप मस्जिद की तरफ जाएंगे आपको लगेगा आवाज ऊंची हो रही है, वो आवाज ऊंची नहीं हो रही होती। जन अभी भी उतनी ही लाउडनेस से बोल रहा है जितनी लाउडनेस है वो पहले बोल रहा था। बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ सोर्स ऑफ साउंड, जब आप एक सोर्स ऑफ साउंड की तरफ मूव कर रहे होंगे तो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी। हाँ जी, क्या हुआ? Because when you are moving toward the source of sound, तो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। इसी तरह जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, गाड़ी के इंतजार कर रहे हैं, रेलगाड़ी आ रही है आपकी तरफ। जब रेलगाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो उसने हॉर्न की लाउडनेस एक जैसी है,
लेकिन जैसे जैसे वो आपकी तरफ आएगी आपको आवाज ज्यादा फील होगी, वो बेसिकली आवाज की चेंज हो रही होती है। तो मैंने यहां पर लिखा है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर चेंज इन फ्रीक्वेंसी अकर। इसके बेटे हमारे पास 4 केस हैं। पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन बोथ ऑब्जर्वर, बुक में केस नंबर 1 को ना मैं केस बुक को फॉलो करता हूं, इसको मैं बोलता हूं केस नंबर 0 केस। व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड ऑफ साउंड आर एट रेस्ट। जब दोनों रेस्ट पर होंगे, तो बेटे जब दोनों रेस्ट पर होंगे तब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि बेटे दोनों में से कोई भी आवाज कट रही है। फ्रीक्वेंसी। सर ये दोबारा रिपीट कर दें आपकी ऑनलाइन। बेटे मैंने बोला है कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड दोनों रेस्ट पर होंगे तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज आना रिलेटिव मोशन से। देखिए फ्रीक्वेंसी को 2 फैक्टर चेंज कर सकते हैं, या तो v या फिर लैम्डा। जब आप रेस्ट पर हैं ना तो रिलेटिव मोशन है ना लैम्डा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। अब आपकी बुक का केस नंबर 1 जिसमें आपकी बुक कहती है व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। अच्छा अब बेटे जरा देखें, यहां पर एक सोर्स ऑफ साउंड है, मतलब एक गाड़ी हॉर्न दे रही है लेकिन गाड़ी खुद नहीं मूव कर रही। सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट पर है लेकिन आप तक आवाज आ रही है, क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो तो आप तक आ रही है ना। ये वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। और यूएस क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। मतलब देखें ना, मस्जिद के गुंबद पे जो स्पीकर लगा हुआ है वो स्पीकर तो रेस्ट पर है ना, तो सोर्स रेस्ट पर हुआ लेकिन साउंड तो रेस्ट पर नहीं है, वो तो आप तक आ रही है। ठीक है। और बेटे यहां पर ना एक ऑब्जर्वर है एक्स वाई, सर आवाज नहीं आ रही। क्या यार स्टक हो गया।